नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। आज विश्व महंगाई की चपेट में है। दुनिया में चारों ओर हाहाकार मचा है। पिछले सालों में कोरोना से कामकाज ठप हो गए। कोरोना काल में बहुत से लोगों का तो जीवन यापन करना मुश्किल हो गया और कई लोग अभी तक अपने आप को नहीं संभाल सके। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने हार नहीं मानते हुए अपनी कड़ी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है और आज ये किसान दूसरे बेरोजगारों को भी रोजगार दे रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान गांव सुंदरपुरा, जिला जयपुर के सुरेश यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई कामकाज नहीं रहा, लेकिन फिर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते घर पर ही रहकर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की योजना बनाई और आज वे बन गए जैविक खेती के गुरु। तो आइए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बारे में जानते हैं इनकी सफलता के गुण खुद इन्हीं से। आज मैं आपको हमारे जो ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का काम है उसके बारे में आपको यहाँ जर्नी शेयर कर रहा हूँ। हमने यह कार्य लॉकडाउन में चालू किया था। लॉकडाउन जब मार्च में लॉकडाउन लगा तब हम घर पे आ गए थे, तो सब घर पर खाली बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो हमने कुछ कार्य करने की सोची। फिर हम इस कार्य को अप्रैल या मई में हमने चालू कर दिया था। तो शुरुआत में हमने 17 बेड से यह कार्य चालू किया था। तो गाँव के लोगों या आसपास के सभी लोगों ने हमारा मजाक भी बनाया था, क्योंकि यह गोबर का कार्य था। हम सब पढ़े लिखे जैसे युवा लोग आज ऐसा कार्य करते हैं तो सब उसका मजाक जाहिर सी बात है सब बनाएंगे। लेकिन हमने डॉक्टर साहब ने बताया और हमने 17 बेड से यह कार्य चालू किया। तो हमारे शुरुआत में कोई ना तो वर्मी कंपोस्ट बिका ना कुछ ऐसे कोई इनकम थी नहीं। लेकिन जैसे 8-9 महीने हुए तो हमारे पास में धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, वर्मी कंपोस्ट के ऑर्डर आने लगे। और आज दोस्तों लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो हम बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज हमारे पास में 1000 बेड है और भारत में हर जगह हमारा माल जाता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश और केंचुए तो हमारे पूरे भारत में जाते ही जाते हैं हर जगह। फसल चाहे कोई भी हो, उसमें खाद न डाला जाए तो उसकी पैदावार में गिरावट आना तो निश्चित है। आजकल खेती में किए जा रहे कई तरह के रासायनिक खाद, कीटनाशक, टॉनिक, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया पर इसका सीधा असर हमारी मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है। इस तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए जैविक खेती की तकनीक अपनाना जरूरी है, जिसमें केचुआ खाद का अहम योगदान है। इन्हीं सबको देखते हुए इस किसान भाई ने वर्मी कंपोस्ट तैयार कर खेती के साथ साथ बिजनेस का जरिया बनाया, जिससे आज के समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये किसान भाई इतनी अच्छी आय कमाने के लिए किस तरह से केचुआ खाद तैयार करते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को अपन किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए होती है, जिसमें एक आता है अपना गोबर और दूसरा होता है केचुआ। जैसा अपन गोबर लेते हैं जिस क्वालिटी का, उसी प्रकार से हमारा वर्मी कंपोस्ट अच्छे से बनता है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें पहले बात तो है कि पक्का शेड चाहिए होता है। लेकिन किसान के पास में उतना बजट नहीं होता है कि वो ऊपर टिन शेड करे और नीचे पक्का फर्श करे। तो इसका अल्टरनेट होता है कि अपन, आपको दिख रहा होगा कि जैसे नीचे तो प्लास्टिक की पन्नी बिछा सकते हैं और ऊपर की छाया हमें ओनली गर्मियों के लिए ज़रूरत होती है। तो अभी हमने बारिश के टाइम में इसको हटा रखा है, आपको खंबे दिख रहे होंगे। तो आपको पक्का फर्श करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर इस कार्य को चालू कर सकते हो। हमें बिल्कुल ताज़ा गोबर लेना है। ताज़ा गोबर का मतलब होता है कि 10 से 15 दिन पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना अपने को गोबर नहीं लेना है। और एकदम बिल्कुल साफ गोबर लाते हैं, उसको अपन 10 से 15 दिन तक ठंडा करते हैं उस पर पानी डालकर। 10 से 15 दिन बाद में जैसे ही वो गोबर ठंडा हो जाता है तो उसके अपन बेड बनवा देते हैं। और बेड की साइज होती है दोस्तों 3 फीट चौड़ाई, लंबाई अपने पास जिस प्रकार की जगह अवेलेबल है उस प्रकार से अपन उसकी लंबाई रख सकते हैं। और उसकी ऊंचाई होती है 1 से 1.25 या 1.5 फीट तक अपन उसकी ऊंचाई रख सकते हैं। जैसे अपनी बेड तैयार हो जाती है 15 से 20 दिन बाद में, फिर उस पर दोस्तों अपने को केचुए डालने होते हैं। जितनी हमारी बेड की लंबाई होती है उसके जस्ट आधे अपने को केचुए डालने होते हैं। जैसे 20 फीट लंबाई की अपनी बेड है तो उस पर अपने को 10 kg केचुए डालने हैं।
और केचुए डालने का तरीका आपको दिख रहा होगा कि अपन उसके जस्ट इसके ऊपर अपन केचुए डालते हैं, और फिर केचुए डालने के बाद में अपन जो अपना गन्नी बैग आता है, जूट की बोरी आती है, उसको अपन गीला करके बेड पर ढक देते हैं। जैसे ही 60 दिन हो जाते हैं तो अपना लगभग वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो इसके बाद में अपन इसको ऊपर से अपन जैसे लेयर वाइज लेयर वर्मी कंपोस्ट को उतारते हैं, और जैसे ही अपन वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से उतारते हुए चलते हैं तो नीचे केचुए धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। तो इसको धीरे धीरे उतार करके हम इसको मशीन में छान कर बिल्कुल अच्छे से पैकिंग करते हैं। जैसे हमारी पैकिंग 1 kg, 2 kg, 5 kg और 25 और 50 kg में हमारी पैकिंग जाती है, जो मार्केट में हम बेचते हैं, जिसकी रेट हम 6 रुपये 7 रुपये के लगभग। छोटी पैकिंग की ज़्यादा रेट रहती है और बड़ी पैकिंग की वाजिब 6 रुपये रेट रखते हैं। इस प्रकार से हम इसको मार्केट में बेचते हैं। तो लास्ट में जैसे 5-6 इंच की परत रहती है तो उस पर अपना अर्थवर्म ही बचता है, और उस लेयर को अपन जैसे नई बेड पर उठाकर डाल सकते हैं, या फिर किसी किसान को, या फिर कहीं भी अपन उसको सेल कर रहे हैं अर्थवर्म को, तो उसमें से अपन उसको अच्छे से निकाल कर अपन उसको अर्थवर्म को सेल कर सकते हैं। इस प्रकार जब वर्मी कंपोस्ट अपना तैयार हो जाता है तो हम इसको खुद के खेतों में डालते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। मैंने बागवानी भी कर रखी है, उसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वर्मी वॉश, नीम की खली, नीम ऑयल यही यूज करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। ये किसान भाई वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी बेड में उचित नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर बेड पर फव्वारे से पानी का छिड़काव करते हैं और तैयार खाद को समय समय पर निकालते रहते हैं। इसके बाद सावधानी पूर्वक छनाई करके पैकिंग करते हैं और अपने तैयार किए गए वर्मी कंपोस्ट खाद और केचुओं को बेचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। यदि कोई किसान और युवा अगर अपने खुद की खेती के लिए यहाँ कार्य करना चाहता है तो उसको तो कोई दिक्कत इसके सामने आती नहीं है, क्योंकि वो आराम से इस कार्य को कर सकता है। इसमें को बनाने में कोई ज़्यादा समस्याएं आती नहीं है। लेकिन कोई भी युवा या किसान इसको बिजनेस पर्पज से करना चाहता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि एक समय के बाद में कि वो उसको सेल नहीं कर पाता। तो इसका दोस्तों मार्केटिंग का तरीका सबसे अच्छा है कि आज के टाइम में अपन सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और ऑफलाइन में बात करें तो जैसे 1 kg 2 kg की अपन छोटी छोटी वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग करके, जैसे अपने पास नर्सरी हो गई, पोली हाउस हो गए, या जो बागवानी वाले किसान हो गए, तो उनको अपन आराम से जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो उनको अपन आराम से 1-2 kg की पैकिंग उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो जब इसको यूज करेंगे उनको अपनी वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी का पता लगेगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने से धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। आज के समय में कोई भी बिजनेस बेकार नहीं होता, खास तौर पर कृषि से संबंधित। बस जरूरत होती है तो सही प्लानिंग और प्रबंधन की। कुछ ऐसा ही कर दिखाया ये किसान भाई ने, जो छोटे स्तर से वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर शुरुआत की और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने से फायदा कितना होता है, खुद उन्हीं से। अब बात करते हैं कि अपने को इससे मुनाफा कितना होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से अपनी एक 30 फीट लंबाई की बेड है, उसमें मेरे हिसाब से लगभग 7 से 8 क्विंटल अपने को वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है। और इसमें अपन लागत की बात करें तो देखो, अर्थवर्म की तो लागत एक बार होती है, इसके बाद में तो अपने पास में वो मल्टीपल होते चले जाते हैं। तो एक बेड में लगभग 1000 से 1500 रुपये का अपन गोबर मानते हैं। तो यदि 1000 से 1500 रुपये के गोबर से अपने को 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है, और एन एवरेज वर्मी कंपोस्ट की रेट चलती है 6 रुपये प्रति kg, तो 7 क्विंटल का रुपया हो गया 4200। इसमें से यदि अपन 1500 रुपये माइनस करते हैं तो फिर भी लगभग 2000 से 2500 रुपये की अपने पास बचत आ जाती है। इस प्रकार यदि हमारे पास में 100+ बेड होती है तो अपन एक बेड से 2000 रुपये के हिसाब से 2 महीने में 2 से 3 महीने के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से इस पर बचा सकते हैं। साथ साथ में अपने अर्थवर्म भी 3 गुना हो जाते हैं, जिसको अपन मार्केट में सेल करके बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में बैगन की बात करें तो इनकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो किसान बैगन की खेती करने जा रहे हैं, वे अधिक पैदावार लेने के लिए बैगन की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB वर्मा से। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है।
छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है, तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैंगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है, वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले। इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें। जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जो है 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75 बाई 90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता
60 से 64% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 40% रहने का अनुमान है। हवा की गति 6 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों में पौध रसायनों का छिड़काव स्थगित करें और फसलों में जल निकास की व्यवस्था करें। बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5% जोड़ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। मूंगफली की फसल में सुइयां बनने के दौरान फसल में निराई गुड़ाई न करें, घास को केवल हाथ से उखाड़ें। मूंग की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ज्वार की फसल में तना छेदक व तना मक्खी का प्रकोप होने पर क्विनालफास 5% कण 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 दिन बाद पौधों के पोटों में डालें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को सूखा रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा से रतनलाल जी ने। आप फसलों में लगने वाले माइट कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतनलाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कई तरह के फसल है जो फसल हैं, उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन जो बाजार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है वो भी कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का
2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार उसको माइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बढ़ोतरी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।